हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल। आज हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के थर्ड लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम दो रिलीफ करेंगे आज। एक करेंगे रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी और दूसरा करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ये सेक्शन 5, 6, 7, 8 के अंदर आता है और रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सेक्शन 26 के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम करते हैं रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, जिसमें सेक्शन 5, 6, 7 और 8 ये चार सेक्शंस हमको कवर करने हैं। सेक्शन 5 एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है जो बताता है कि इफ एनी पर्सन हु इज रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड इज इंटाइटल्ड टू द पोजीशन of the immovable property can file a suit in a manner as provided in Code of Civil Procedure 1908। मतलब अगर किसी पर्सन को wrongfully dispossessed कर दिया गया है उसकी immovable प्रॉपर्टी से, तो वो नॉर्मल सूट फाइल कर सकता है as per the provisions given in Code of Civil Procedure 1908। अगर सेक्शन 5 नहीं भी होता तो भी हम सीपीसी में सूट फाइल कर सकते थे as per सेक्शन 9 ऑफ द कोड। तो जिस प्रॉपर्टी से उसको डिस्पोजेस किया गया है दैट शुड बी द स्पेसिफाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि जब आप प्लेंट फाइल करेंगे रिकवरी के लिए, देन यू हैव टू स्पेसिफाई दैट व्हाट प्रॉपर्टी एग्जैक्टली, व्हाट इज इट्स मेजरमेंट, व्हाट इज एट द नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट of the property so that the property can be easily identified, address of the property, ये सारी चीजें हम लिखते हैं प्लेंट के अंदर। तो सेक्शन 5 के अंदर जो सूट फाइल किया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन द इंटाइटलमेंट, यानी कि आपका टाइटल होना चाहिए प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आपका टाइटल नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर तो आप सेक्शन 5 में सूट फाइल नहीं कर सकते हैं रिकवरी के लिए। तो ये टाइटल किस बेसिस पर हो सकता है? ये टाइटल ओनरशिप टाइटल भी हो सकता है, ये पोजेसरी टाइटल भी हो सकता है। पोजेसरी टाइटल इन द सेंस कोई लीज डीड हो रखी है दोनों पार्टीज के बीच में। ये टाइटल कैसे एक्वायर हो सकता है? ये टाइटल कन्वेंस डीड के थ्रू एक्वायर हो सकता है। सेल डीड हम करते हैं, हम प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, बेचते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये टाइटल एक्वायर किया जा सकता है, जैसे लीज डीड। इनहेरिटेंस के थ्रू ये टाइटल एक्वायर किया जा सकता है, या फिर प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ये टाइटल एक्वायर किया जा सकता है, जैसे एडवर्स पोजीशन। तो आर्टिकल 64 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट और आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को पढ़ा जाता है सेक्शन 5 के साथ। आर्टिकल 64 के अंदर हम सेटल्ड पोजीशन के बेसिस पर सूट फाइल करते हैं और इसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है फ्रॉम द डेट ऑफ रॉन्गफुल डिस्पोजिशन से शुरू होता है, जो कि 12 साल है। इसी तरीके से आर्टिकल 65 में भी हम सूट फाइल कर सकते हैं, जो कि फाइल होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप और द पोजीशन। इसका भी जो लिमिटेशन पीरियड है 12 साल है, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रॉन्गफुल डिस्पोजिशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 एक समरी प्रोसीजर है, क्योंकि सेक्शन 5 में जो केस है वो काफी लंबा चलता है, इसलिए जो पार्टी है जिसको डिस्पोजेस किया गया है रॉन्गली, उसको इमीडिएट रिलीफ दिलाने के लिए एक समरी प्रोसीजर है जो सेक्शन 6 में दिया गया है। तो इफ एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई रियल ओनर भी है प्रॉपर्टी का, ट्रू ओनर भी है प्रॉपर्टी का, तो भी वो सामने वाली पार्टी को डिस्पोजेस नहीं कर सकता इलीगली। उसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे प्रॉपर्टी पर कोई ट्रेसपैसर ही क्यों ना हो, उसको रॉन्गफुली आप विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डिस्पोजेस नहीं कर सकते। और अगर उसको रॉन्गफुली डिस्पोजेस कर दिया गया है तो वो फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन
6 महीने के अंदर अंदर सूट फाइल कर सकता है। कोई भी पार्टी हो जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है, if a party is in the possession of the property then his title is better against the whole world except the true owner। तो लॉ ये इंश्योर करता है कि जो ट्रू ओनर है वो भी लीगल प्रोसेस को फॉलो करे और किसी भी पार्टी को इलीगली डिस्पोजेस ना करे। तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये सूट फाइल करना होता है और ये सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल नहीं किया जा सकता। ये सूट टाइटल के बेसिस पर नहीं होता, पोजीशन के बेसिस पर होता है एंड द पोजीशन शुड बी अ सेटल्ड पोजीशन। अब ये सूट डिसाइड होता है, अगर ये लेकिन इस सूट के अगेंस्ट आप रिव्यू में नहीं जा सकते हैं, अपील में नहीं जा सकते हैं। हाँ, रिवीजन में जाया जा सकता है, लेकिन जनरली जो कोर्ट्स है वो रिवीजन को एक अच्छी रेमेडी नहीं समझते हैं, इसलिए हमें सेक्शन 5 के अंदर सूट फाइल करना चाहिए। तो जो सेक्शन 6 की डिक्री है ये कंडीशनल डिक्री होती है और इसके बाद हम सेक्शन 5 में सूट फाइल करते हैं और उसमें हम टाइटल की प्ली को रेज करते हैं, तो फिर डिक्री फाइनल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 जो है सेक्शन 5 से काफी मिलता जुलता है, लेकिन सेक्शन 5 इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है और सेक्शन 7 मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। If the person who is entitled to the possession of any specified movable property, यानी कि movable property ऐसी जिसको स्पेसिफाई किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, which is capable of being seized and delivered। अब जैसे कॉइन्स है मान लीजिए, तो कॉइन्स हो गए या फिर ग्रेन्स हो गए, ग्रेन्स का एग्जांपल ले लेते हैं। दैट इज नॉट अ स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि आप कॉइन्स को दूसरे कॉइन्स से डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तो उस केस में जहां पर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, स्पेसिफाई करना पॉसिबल नहीं है, आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी को, वहां पर सेक्शन 7 में पोजीशन के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। वहां पर आप मनी इक्विवेलेंट के लिए या डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। तो सेक्शन 7 कहता है फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड फॉर द पोजीशन, वो इसको फाइल कर सकता है सूट को एज पर द प्रोविजंस गिवन इन कोर्ट ऑफ द सिविल प्रोसीजर। अब हु इज द पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी? हु इज हैविंग अ टेम्परेरी और प्रेजेंट राइट। टेम्परेरी राइट भी हो सकता है और स्पेशल राइट भी हो सकता है, लेकिन वो राइट प्रेजेंट राइट होना चाहिए, जैसे बेलमेंट के अंदर होता है, जैसे प्लेज के अंदर होता है। अगर आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज किया है तो जो प्लेजी है उसके पास एक स्पेशल राइट है। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को किसी को बेलमेंट पर दिया है तो जो बेली है उसके पास एक स्पेशल राइट है, वेदर इट इज ऑफ अ टेम्परेरी नेचर, टू रिकवर द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ द एंटाइटलमेंट। ट्रस्टी भी हो सकता है, who is entitled to take the possession of the movable property in which there is a beneficial interest for the persons for whom if they are in existence he would be a trustee। तो जिन लोगों को वो ट्रस्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है अगर उस मूवेबल प्रॉपर्टी में, तो ट्रस्टी भी ये सूट फाइल कर सकता है। मींस यहाँ पर परमानेंट राइट का होना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट राइट का होना जरूरी है। इवन द पर्सन हैविंग अ टेम्परेरी राइट और अ स्पेशल राइट to the movable property the suit can be filed। मीन्स यहाँ पर जो सूट है वो एक ऐसे पर्सन के अगेंस्ट भी किया जा सकता है जिसके पास परमानेंट राइट है उस प्रॉपर्टी को पोजेस करने का, यानी कि सूट जो है वो ओनर के खिलाफ भी फाइल किया जा सकता है। अगर इस सूट के अंदर डिक्री पास हो जाती है तो जो स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लिया जाएगा और उसकी डिलीवरी कर दी जाएगी राइट होल्डर को। और अगर उसको सीज नहीं किया जा सकता है, उसकी डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसे मनी इक्विवेलेंट दे दिया जाएगा, डैमेजेस दे दिए जाएंगे, कंपनसेशन दे दिया जाएगा।
अरेस्ट, अटैचमेंट, सीजर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स या मनी इक्विवेलेंट के द्वारा इस डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है ऑर्डर 21 रूल 31 के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहता है इफ द identifiable if that specified movable property is in the possession and control of a person, then the person who is entitled, who has a permanent right, who has an immediate right to have the possession of that property can file the suit under section 8। तो मीन्स जो ओनर है जिसके पास इमीडिएट राइट है उस प्रॉपर्टी को पोजेस करने का, वो ये सूट फाइल कर सकता है जिसके पोजीशन में कंट्रोल में प्रॉपर्टी है इस समय। यानी कि ये सूट ओनर के अगेंस्ट फाइल नहीं किया जा सकता है। 4 सिचुएशंस दे रखी है जब ये सूट फाइल किया जा सकता है। पहली सिचुएशन है व्हेन द प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ एजेंट और द ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ। दूसरा है व्हेन there is no standard of ascertainment of the damages। तीसरा है when the adequate remedy cannot be given in terms of money। और चौथा है when the property has been transferred by the plaintiff to the defendant by mistake wrongfully। इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ द असर्टेनमेंट ऑफ मनी और दूसरा एडुकेट कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, यहाँ पर शैल प्रिजम्पशन लेती है कोर्ट। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिफेंडेंट के ऊपर है, प्लेंटिफ के ऊपर नहीं बल्कि अदर टू में, यानी कि ट्रस्टी वाले केस में और जो रॉन्गफुली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है उस केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ के हाथ में। तो ये था हमारा सेक्शन 8 रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी में। बस यही 4 सेक्शंस दे रखे हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट रिलीव करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का, जो कि सेक्शन 26 में। सेक्शन 26 को सेक्शन 18 के साथ किया जाता है। सेक्शन 18 जो है वो चैप्टर 2 में आता है, जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया हुआ है। इस रिलीफ को हम बाद में करेंगे। तो अभी हम पहले सेक्शन 26 को समझ लेते हैं। सेक्शन 26 क्या है? सेक्शन 26 बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की। उससे पहले हमें इंस्ट्रूमेंट्स पता होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन द राइट्स और obligations are created, transferred, extended, extinguished और limited। मीन्स कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा आप राइट्स एंड लायबिलिटीज को क्रिएट करना चाहते हो, एक्सटिंग्विश करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, लिमिट करना चाहते हो, एक्सटेंड करना चाहते हो, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। और इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है ये इंडियन स्टैम्प एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 14 में दे रखी है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट 1956 या जो अब हो गया कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है, उसको हम इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हैं। इसलिए सेक्शन 26 में भी लिखा हुआ है अदर देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑन विच द कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाइज। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है that does not exhibits the real intention of the parties due to the mutual mistake of the parties or due to the fraud of the parties। मतलब पार्टीज ने कोई फ्रॉड किया है या कोई म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है। म्यूचुअल मिस्टेक मीन्स हियर द बाइलेटरल मिस्टेक, इट इज नॉट द यूनिलैटरल मिस्टेक। तो अगर पार्टी से कोई म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है, किसी पार्टी ने फ्रॉड प्ले किया है, जिस वजह से जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नॉट शोइंग द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, तो जो पार्टीज हैं उन दोनों में से कोई भी पार्टी या पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू हिम, यानी कि जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मान लीजिए अगर प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का,
या कोई भी सूट फाइल किया है, मान लीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल किया है और उसमें कोई राइट है, उसको लेकर के डिस्प्यूट है, एनी राइट इन द इंस्ट्रूमेंट दैट इज इन इशू, तो जो प्लेंटिफ है वो ये प्ली ले सकता है कोर्ट में कि इंस्ट्रूमेंट को इन्फोर्स कराने से पहले उसे रेक्टिफाई किया जाए। इसी तरीके से अगर प्लेंटिफ ने कोई सूट फाइल किया है, मान लीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही किया है, तो जो डिफेंडेंट है कैन ऑल्सो टेक द डिफेंस in addition to the other defenses that are given under the Indian Contract Act कि पहले इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई किया जाए और उसके बाद इन्फोर्स किया जाए। तो मतलब ये है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको इन्फोर्स करना है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको इन्फोर्स करना है तो उसको सबसे पहले रेक्टिफाई किया जाएगा। और जो प्लेंटिफ है उसने प्लेंट फाइल करी है, he has to claim that relief in his plaint if he wants to get the rectification of the instrument done. अदरवाइज अगर उसने प्लेंट में क्लेम नहीं किया है इस रिलीफ को तो ये रिलीफ उसको नहीं दिया जा सकेगा। लेकिन उसको ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर अमेंडमेंट का राइट दिया गया है जिसको वो एक्सरसाइज कर सकता है और अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, एंड कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन विल अलाउ हिम टू अमेंड हिज प्लीडिंग्स। उसके बाद इफ द कोर्ट सीज दैट कि जो केस है वो वाकई में है ऐसा है जिसमें बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज और द फ्रॉड द इंस्ट्रूमेंट डजंट शो द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, तो कोर्ट अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को अलाउ कर देगी। बट दिस रेक्टिफिकेशन शुड नॉट बी प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ एनी थर्ड पार्टी विच हैज एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन दैट इंस्ट्रूमेंट फॉर द कंसिडरेशन एंड इन गुड फेथ। तो ये हमारा रेक्टिफिकेशन का रिलीफ था जो कि खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे, फिर हमारा ये एक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। थैंक यू।